हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि बच्चों न्यू ईयर के बाद हमारी पहली क्लास है आज, कल हमारी क्लास नहीं थी। तो आई वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स टू माय चैनल, ऑन माय चैनल एंड जो हमारा प्लेटफॉर्म है बच्चों, बायोलॉजी लर्निंग ऐप, हमारी सोचिंग ऐप, दोनों पे आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस न्यू ईयर में आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका डॉक्टर बनने का जो ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम, वो पूरा हो जाए इसी अटेम्प्ट में। जिन बच्चों का 23 नीट अटेम्प्ट है, जो दे रहे हैं 23 नीट को, उस अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए। और जो 24 नीट के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, जो 11th क्लास में है, मैं आशा करता हूँ, आप सबको ब्लेसिंग्स देता हूँ, विश करता हूँ कि 24 नीट में जिनका पहला अटेम्प्ट है 24 में वो सेलेक्ट हो जाए। और जिस तरह से आज एज ए डॉक्टर प्रोफेशनली मैं सर्व कर पा रहा हूँ सोसाइटी को, आप भी सर्व कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक, तो बॉटनी का प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है बच्चों ये। प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। चाहे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, चाहे हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आई थिंक आई एम क्लियरली विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। यदि कोई दिक्कत हो बच्चों तो चैट में मेंशन कर देना। जो भी बच्चे हमारे साथ अपनी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सोचिंग बायोलॉजी, सोचिंग एजुकेशन बाय डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। और फिर बच्चों जो हमारा बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ पर अपने आप को एनरोल कर लो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारी ऐप के डैशबोर्ड पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से उसको ज्वाइन करके अपने बायोलॉजी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो और मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बच्चों। तो इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? ठीक है, चैप्टर का नाम ही रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो एज सच यहाँ पर जो रेस्पिरेशन के बेसिक्स हैं वो प्लांट्स को फोकस में रखते हुए बताए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो सेल्यूलर लेवल पे जो आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है वो कॉमन है इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ से आप सीधे एनिमल्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में ही यहाँ बात है। यहाँ पर मेनली प्लांट्स के ऊपर फोकस किया है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो बेसिक है एक्चुअली, सेल्स के लेवल पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है बच्चों, वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बेसिक होता है, सेम होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू अनन्या, परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल बताने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। मेनली हमारा भी प्लांट के ऊपर ही फोकस रहेगा कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअली रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है, ये मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हमने पढ़ा था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। वहां मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन को हम 2 तरीके से यूज करते हैं इस टर्म को। लेकिन जो वास्तव में रियल मीनिंग होता है रेस्पिरेशन का, वो किस रेस्पेक्ट में होता है बच्चों? वास्तव में जब हम सिर्फ रेस्पिरेशन बोलते हैं तो हम बात किस चीज की कर रहे हैं इन रियलिटी? सेलुलर रेस्पिरेशन की। लेकिन जब हम एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कई बार एज ए ब्रॉड टर्म उसको यूज करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे इवेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। ब्रीदिंग यानी कि वेंटिलेशन, जो हम एटमॉस्फेयर के साथ गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, एयर का एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो हो रहा है ब्लड के थ्रू, वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। फिर टिश्यूज के लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, और फिर टिश्यू और सेल्स के लेवल पे जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके भी हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन वो एक ब्रॉड टर्म के फॉर्म में वहां पर यूज हो रहा है, जो वास्तव में देखा जाए तो पूरी तरह से परफेक्टली करेक्ट नहीं है बच्चों। उस वे में उसको यूज करना है। वाई? क्योंकि रेस्पिरेशन का रियल मीनिंग ये होता है जो सेल्स के लेवल पे रेस्पिरेशन हो रहा है। और सेल्स के लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है देखते हैं अभी हम। इट रेफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। समझते हैं इसको हम, क्या है भाई? इट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, नाम में सेल आ रहा है, मतलब सेल के अंदर होता है पहली चीज। तो सेल्स के अंदर इसमें क्या हो रहा है, जो भी फूड मटेरियल्स ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं या उनके अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है भाई फोटोसिंथेसिस के थ्रू, हम बाहर से कंज्यूम करते हैं। हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, उसमें भी होलोजोइक है ना। प्लांट्स फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोलर एनर्जी की मदद से खुद का खाना बना सकते हैं। लेकिन किसी भी फॉर्म में या किसी भी मैकेनिज्म से जो खाना बॉडी के अंदर या तो बन रहा है या पहुंच रहा है,
उस खाने का मेन मोटिव क्या है कि हम उस खाने से एनर्जी डिराइव कर सकें और बॉडी की ग्रोथ एंड फंक्शनिंग के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं वो हम डिराइव कर सकें बच्चों। ठीक है, एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना एनर्जी के कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो उस खाने से एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस खाने को तोड़ना पड़ेगा। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स जो कहां होगा, सेल्स के अंदर होगा, उससे रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है, ये हम देखेंगे कैसे टूटा। अब सवाल दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये ब्रेकडाउन होता कैसे, यही हमें रेस्पिरेशन में पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप होता है, एक बार में नहीं ब्रेकडाउन होता। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे। अल्टीमेटली जो एनर्जी यहां पर रिलीज होती है उसको हम किस फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं, किस फॉर्म में एक तरह से स्टोर कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एटीपी। इसके बारे में भी हम बायोमोलिक्यूल्स में बात कर चुके हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सारी चीजें, ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड हम कह सकते हैं जिसमें 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, है ना। तो ये सारी चीजें आगे आ जाएगी, आज हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। आपने जो बच्चे लगातार मुझसे जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा कि मैं जब भी कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो पहला जो लेक्चर होता है वो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ताकि हम एक आगे के लिए नींव तैयार कर सकें, है ना। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए पहले नींव मजबूत होना जरूरी है, तभी हम आगे की जो ऊपर स्टोरीज बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो भी फ्लोर्स बनाएंगे वो तभी टिके रहेंगे मजबूती से जब नींव मजबूत हो। तो पहला लेक्चर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बेसिक होता है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में, आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यहां पर बच्चों मैंने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी की लाइंस को एक पॉइंट वाइज लिया है, ऑलमोस्ट एज इट इज, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस वहीं से आने हैं, तो वो हमें पता होनी चाहिए, उन्हीं को हम डिकोड कर रहे हैं यहां पर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन। अब ये ब्रेकडाउन कैसे होता है, यहां पर रेडॉक्स रिएक्शंस का रोल आता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी फूड मटेरियल हमें ब्रेक डाउन करना है, प्राइमरीली ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो पहला फूड मटेरियल ब्रेक डाउन किया जाता है दैट इज ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बच्चों, है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। ठीक, तो जितने भी बच्चों हमारे ये फूड मटेरियल्स हम कह सकते हैं, चाहे वो ग्लूकोज की हम बात करें, चाहे फैटी एसिड्स की बात करें, चाहे हम अमीनो एसिड्स की बात करें, जिनका यूज हम, या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जिनका यूज हम एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं, इन सब में क्या है, दीज आर व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, दीज आर हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मिलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इनको यदि ब्रेक डाउन करना है तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड से बन उनको हमें तोड़ना जरूरी होता है। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हम कैसे तोड़ते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन नाम में मैंने बताया था ये कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्सर्गोनिक। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका जस्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक, एंडोथर्मिक में एनर्जी यूटिलाइज होती है, कंज्यूम होती है, यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, नेट देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और जिन फूड मटेरियल्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़कर हमें यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, मींस रिएक्टेंट्स फॉर द प्रोसेस फॉर द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, नाउ यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अभी जैसे मैंने बोला था ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो पहला कंपाउंड यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी यूजुअली ग्लूकोज बच्चों। तो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट कई स्पेशल कंडीशंस में कुछ पर्टिकुलर सेल्स के अंदर और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की जगह प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। किन में आगे आ जाएगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेंट इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इज नॉट रिलीज्ड, अगेन एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों जहां पर दिक्कत आती है बच्चों को, फ्री इनटू द सेल्स और इन अ सिंगल स्टेप, बट अब यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन से बच्चों, but is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes, ठीक, and it is trapped as chemical energy in the form of ATP, hence ATP acts as the energy currency of the cell। क्या मतलब है इसका, ये जो ब्रेकडाउन होता है बच्चों इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहां पर कह रहे हैं,
वो एक बार में सिंगल स्टेप में नहीं होता, ना ही इन रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को सेल में फ्रीली रिलीज कर दिया जाता है ना। मान लो इस किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम सेल के अंदर फ्री रिलीज कर दें, यूजुअली इट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो वेस्ट हो जाएगी। फ्री एनर्जी का मतलब ये है जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे यहाँ पर, हमें उसको ट्रैप करना जरूरी है हमारे काम के लिए। ट्रैप किसमें की जाएगी? एटीपी। लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी ना तो फ्री रिलीज की जाती है, ना ही पूरी की पूरी एनर्जी ट्रैप कर पाते हैं हम। 100% एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है बच्चों ये, ठीक है। तो कुछ एनर्जी तो फ्री रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन उसमें से काफी एनर्जी हम हमारे फंक्शनिंग के लिए, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपनी फंक्शनिंग के लिए किसमें ट्रैप कर लेते हैं, किस फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं? एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं बच्चों। तो दो चीजें इस पॉइंट से हमें याद रखनी है। पहली चीज, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, मल्टीपल स्टेप्स में अल्टीमेटली एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो मल्टीपल स्टेप्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कहां होते हैं, पूरी डिटेल देखेंगे बच्चों हम। और दूसरी चीज जो याद रखनी है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, ना तो वो पूरी की पूरी एटीपी में कन्वर्ट होती है और ना ही पूरी की पूरी फ्री एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट कर दी जाती है। कुछ वेस्ट भी होती है, लेकिन काफी उसमें से हम ट्रैप भी कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई थिंक क्लियर है ये पॉइंट। देन सेलुलर रेस्पिरेशन, अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ गया है और ये पूछा भी जाता है, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम्स हों, चाहे नीट की हम बात करें, चाहे सीयूईटी की बात करें बच्चों हम, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस as the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cell. एम्फीबॉलिक, डुअल है ना, डुअल नेचर का प्रोसेस बोला है इसको अपन ने। डुअल नेचर का प्रोसेस क्यों बोला है? क्योंकि दोनों तरह की चीजें यहां पर हो रही है बच्चों, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। भाई जो प्योर अपन ने अभी सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करी, जहां पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। कैटाबॉलिज्म हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं बच्चों, वहां पर अपन द लिविंग वर्ल्ड, वहां पर डिटेल में हमने बात करी थी, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड में मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करा था, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मैंने एक्सप्लेन करा था। तो क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। बट एट द सेम टाइम अभी हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। मल्टीपल स्टेप मतलब बीच में आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे, इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे बीच बीच में, जिनको प्लांट्स या दूसरा ऑर्गेनिज्म जिनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, या हमारी हम बात करें तो दूसरे रिएक्शंस में भी उनको काम में लिया जाता है नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। जब भी कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है तो हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, टूट रही है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, प्योरली यदि हम बात करें तो। लेकिन ओवरऑल यहां पर हमने क्या बोला भाई, अल्टीमेटली जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हो, सुनने में तो ये लगता है कैटाबॉलिक है। जब प्योरली अपन बात करते हैं कि भाई जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव में तो ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन जब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे तब हमें पता चलेगा इट इज नॉट ओनली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बट इज व्हाट, एम्फीबॉलिक, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। याद रखना बच्चों। तो कोई भी आपसे पूछे भाई सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, बोथ है, बोथ। तो एक टर्म उसके लिए यूज करना हो, दैट विल बी एम्फीबॉलिक। आई थिंक क्लियर है ये पॉइंट भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, उस दौरान कई जो कार्बन स्केलेटन का यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, उनको यूज किया जाता है फॉर बायोसिंथेसिस, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिंथेसिस के लिए फॉर अदर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। तो ये बात हो गई, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के थे और आई थिंक अब क्लियर भी हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे डू प्लांट्स ब्रीथ। ये क्वेश्चन और हेडिंग एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन रेज करा और उसको इन पॉइंट्स के अंदर आंसर करा है, ठीक, कि क्या प्लांट्स हमारी तरफ ब्रीद करते हैं। ब्रीदिंग ऑलरेडी हम ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिफाइन कर चुके हैं बच्चों। ऑर्गेनिजम्स जो एयर का एक्सचेंज करता है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर, पानी में है तो विद द एक्सटर्नल वाटर और एक्वेटिक एनवायरनमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल करते हैं साहब, करते हैं, यस, ठीक है। तो प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन, क्यों देख लेते हैं। प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई क्योंकि प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो बाहर की हवा से अंदर आएगी, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, जिसको बॉडी में से बाहर निकालना जरूरी होता है, नहीं तो वो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेनी जरूरी है और एक्सेस ऑफ CO2 रिलीज करनी भी जरूरी है ना। कुछ काम में भी लेते हैं, प्लांट्स के केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट अभी बेसिक की बात करेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं।
तो क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन लेना जरूरी है, CO2 निकालना जरूरी है, तो जब प्लांट्स की बात होती है तो वहां पर भी सेम चीज है, ऑक्सीजन लेना जरूरी है और CO2 निकालना भी जरूरी है। इसका मतलब उनके पास भी कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, या ऐसे कुछ हम कह सकते हैं कि भाई कुछ मीडिएटर्स होने चाहिए या कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए प्लांट बॉडी के अंदर, जिनकी मदद से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इन गैसेस का एक्सचेंज कर सकें। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चों, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी CO2 बाहर देनी है। Hence, plants have systems in place that ensure the availability of oxygen. उनके पास भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को और CO2 के एक्सपल्शन को इंश्योर करते हैं। Now, plants unlike animals have no specialized organs for gaseous exchange. जैसे हमारे पास लंग्स हैं बच्चों, है ना, फिर पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसकी मदद से हम हवा बाहर छोड़ सकते हैं और अंदर ले सकते हैं, बट प्लांट्स के पास नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। बट क्या है उनके पास, ये ऑलरेडी आप जानते हो बच्चों, लोअर क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर देते, स्टोमेटा, ठीक है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मेनली जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एंड लेंटिसल्स जो अगेन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। तो ये वो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छेद हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसे कई स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी के ऊपर, लीव्स पर स्टोमेटा, मेनली स्टेम वाले पार्ट पर लेंटिसल्स बच्चों, जो इस गैसियस एक्सचेंज में ब्रीदिंग में मदद करते हैं। ठीक, नाउ बहुत बड़ा सवाल, देर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। भाई इनके पास हमारी तरह स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं है, कोई नोज नहीं है ना, लंग्स नहीं है, तो फिर भी आराम से वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर पाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको मैंने प्रॉपरली पॉइंट वाइज यहाँ पर बना दिया है 6 पॉइंट्स के अंदर बच्चों, ताकि चीज़ें लर्न करने में आपके लिए आसान हो जाए। जितने भी आप हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर देख रहे हो, जो भी बच्चे जोश और जुनून बैचेज में प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा, उनको डाउनलोडेबल फॉर्म्स में मिल जाते हैं, ताकि उनको लिखने नहीं पड़े और आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के याद कर लें। ठीक है, समय बचाना बहुत जरूरी है बच्चों, और वैसे भी इस बार में एग्जाम है तो समय ज़्यादा नहीं है, पॉइंट वाइज चीज़ें ईजिली याद हो जाती है। तो ईच plant part takes care of its own gas exchange needs. There is very little transport of gases from one plant part to another. देखो हमारी बॉडी में तो क्या होता है, सारी हवा यहीं से अंदर जाएगी, है ना, और निकलेगी भी यहीं से, कहीं और से भी निकल सकती है, लेकिन जो रेस्पिरेशन की बात हो रही है वो तो यहीं से होगा। आगे बात समझ में। और यहाँ से जो हमारी नोज से जो हवा अंदर लंग्स में जाती है, वही फिर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो रही है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचेगी वो ब्लड की मदद से पहुंचेगी, लेकिन कहां से ब्लड लेकर जाएगा उनको, लंग्स से ही। तो एक ही सिंगल प्लेस ऐसा है जहां से पूरी बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, लेकिन ऐसा प्लांट्स के केस में नहीं है। हर पार्ट अपना अपनी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसको एटमॉस्फेयर से ले लेता है। ठीक, अब क्योंकि हर पार्ट अपनी अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट खुद फुलफिल कर रहा है, खुद एक्सचेंज कर रहा है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, विद एटमॉस्फेयर, तो फिर उसको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट, कारण जिसकी वजह से प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती बच्चों। ठीक, दूसरा कारण देखते हैं, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स far lower than animals do. जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी होती, उतनी ज्यादा पेड़ पौधों की नहीं होती, प्लांट्स की नहीं होती। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो उनकी ऑक्सीजन एंड गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट भी रिलेटिवली कम है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि भाई जो रूट, सिस्टम्स एंड लीव्स प्लांट पार्ट्स होते हैं, ये एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम लोअर रेट से रेस्पायर करते हैं बच्चों। ठीक, तो जब डिमांड्स कम है तो गैसियस एक्सचेंज भी कम होगा। गैसियस एक्सचेंज जो कम हो रहा है वो लोकल लेवल पे हो रहा है, लीव्स अपने स्टोमेटा के थ्रू कर रही हैं, पता, हर प्लांट पार्ट अपनी अपनी गैस जो या गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको खुद फुलफिल कर रहा है, उसको इसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, large volume of oxygen is released within the cells of leaves during photosynthesis. इस चैप्टर के बाद बच्चों हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स भी एक के बाद एक चलते जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर अभी कौन सा चल रहा है बच्चों, हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो खत्म होगा तो नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी है हमारी, तो हम पहले जो हाईएस्ट वेटेज वाले यूनिट्स और चैप्टर्स उनको निपटाएंगे। हमने ये तय किया कि भाई जनवरी के अंदर अंदर हम वो सारे चैप्टर्स कर लेंगे जिनका ऑलमोस्ट पूरे पेपर में 75 to 80% वेटेज है।
ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी कर लेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली यूनिट पूरी हम कर चुके हैं बच्चों, जेनेटिक्स ऑलरेडी चल रही है, जेनेटिक्स पूरा हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो जेनेटिक्स वाली यूनिट पूरी हो जाएगी हमारी, जो अगेन अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। प्लांट फिजियोलॉजी हम पूरी करेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली यूनिट, जेनेटिक्स वाली यूनिट, लिविंग वर्ल्ड, ऑलमोस्ट लिविंग वर्ल्ड हमारा पूरा हो ही गया था बच्चों, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा पूरा हो गया था। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन भी हम आपको पढ़ाते हैं चैनल के ऊपर, ऐप के ऊपर भी वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनमें एनसीईआरटी को ही हम डायरेक्टली डिकोड कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो ये जो मैं यहाँ पर डिटेल्ड लेक्चर्स लेता हूँ बच्चों, इसके अलावा भी दूसरे चैप्टर्स कई ऐसे हैं जिनको अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी से पूरी तरह से डिकोडेड फॉर्म में चैनल पे अवेलेबल है। तो वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी चैनल पे यदि आप चैनल को एक्सप्लोर करोगे या ऐप को एक्सप्लोर करोगे बच्चों, दोनों जगह पर जो कंबाइंडली डिटेल्ड लेक्चर्स एज वेल एज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो लेक्चर्स हैं, दोनों के मिलाकर जो चैप्टर्स हैं वो इतने हो चुके हैं कि आपका 75% ऑफ द पेपर उन चैप्टर से निकल जाएगा। तो एटलीस्ट उनको अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो बच्चों, है ना, क्लियर है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस बच्चों ऐसा प्रोसेस है जो CO2 को यूटिलाइज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली यहाँ पे जैसे हम बात करें प्लांट्स की तो जनरली ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और वही ग्लूकोज फिर रेस्पिरेशन में काम में लिया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वही ऑक्सीजन काम में ली जा सकती है प्लांट्स के द्वारा। तो प्लांट्स की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें से काफी ऑक्सीजन उनको किस प्रोसेस के थ्रू मिल जाती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जिन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है उनकी मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड यहीं से फुलफिल हो जाएगी, भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो अगेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। क्यों, क्या कह रहा है भाई, आपके दिमाग में भी सवाल आना चाहिए, दिमाग की घंटी यहाँ बजनी चाहिए। और मैं कहता हूँ बच्चों कि हमेशा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते रहा करो, स्ट्रेच करो अपने दिमाग को, सवाल आने चाहिए कि भाई आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए था कि भाई जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें तो भाई फिर इतने सारी सेल्स होगी और काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे तने भी होते हैं। अब जब इतने मोटे तने हैं तो सारी सेल्स तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होगी, जो डीप डाउन होगी वो अपनी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेगी। आंसर सभी नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में आपको मिल जाएंगे बच्चों। देखो, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट, ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर जो मेन वर्ड है, अगेन एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके एनसीईआरटी लाइंस, आपके लिए एनसीईआरटी की लाइंस को ही डिकोड कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज लाऊं ताकि याद करना भी आसान हो जाए। इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, सारी सेल्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होती, सरफेस पे नहीं होती प्लांट्स की, लेकिन लिविंग सेल्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स सरफेस के कांटेक्ट में होती है। यहां से दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। मतलब प्लांट्स के अंदर वो सेल्स जो डीप इनसाइड होती है, गहराई में होती है, सरफेस से काफी अंदर होती है, जनरली वो लिविंग नहीं होती। और सेल यदि डेड है तो फिर उसको रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, वहां रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। और वहां पर रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा है तो उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको CO2 निकालने की जरूरत नहीं, उनको गैसियस एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, उनको रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। तो एक्चुअली प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है बच्चों की जो ज्यादातर लिविंग सेल्स है वो ऑलमोस्ट सरफेस पे या सरफेस से सिर्फ कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ डेप्थ पर ही होती है, थोड़ा सा ही अंदर होती है, थिन लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती है बच्चों। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, वापस यहाँ पर बात हो रही है उसी तरीके की। मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर। जितनी भी लिविंग सेल्स होती है उनमें से कुछ ना, हर सेल का कुछ ना कुछ पार्ट बाहर की एयर के कांटेक्ट में होता है। दिस इज ऑल्सो, कैसे, अब आप सोच रहे होंगे सर हर सेल तो सरफेस पे नहीं हो सकती, तो जो सेल्स सरफेस पे नहीं है वो भी एयर के कांटेक्ट में हो जाती है, कैसे, यहां पर आंसर है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग of parenchyma cells in leaves, stems and roots which provide an interconnected network of air spaces। देखो इसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे। मान लो ये सेल्स वो है जो सरफेस के कांटेक्ट में है, आउटर सरफेस ये है ना, इसके कांटेक्ट में है। अब अंदर जो सेल्स है बच्चों वो लूजली पैक्ड होती है और उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, ठीक। और बाहर की सेल्स जो एक्सचेंज कर रही है वो तो भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कर पाएगी, लेकिन कुछ एयर इन सेल्स के बीच में से भी इन एयर स्पेसेस में आ जाएगी, है ना, इन एयर स्पेसेस के अंदर आ जाती है बच्चों।
तो इसका मतलब क्या है, जो सेल्स है बच्चों, जो नेक्स्ट या इनर लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, सरफेस सेल्स को छोड़ के जो इनर सेल्स है वो बहुत ज्यादा क्लोजली या टाइटली एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं, उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा है, जिनमें एयर स्पेसेस बिल्डअप हो जाते हैं, जहां से वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हैं बच्चों। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो ये बताता है कि भाई क्यों प्लांट्स को रेस्पिरेटरी, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन स्टेम्स की हम बात करें, द सेल्स इन द, अभी जो मैंने डिस्कस करा था वो पॉइंट आ गया, अभी मैंने कहा था ना तना बहुत मोटा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो तने के बिल्कुल डीप में सेल्स प्रेजेंट है वो हवा के कॉन्टेक्ट में आ पाए, पॉसिबल ही नहीं है, फिर उनका क्या होता होगा, तो यहां पर आंसर है, इन स्टेम्स द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड, डीप वाली सेल्स डेड होती है, एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट बच्चों, उनका काम सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है प्लांट को। द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार, जो लिविंग सेल्स होती है वो तने की बिल्कुल बाहरी सरफेस की जस्ट अंदर वाली लेयर्स में ही प्रेजेंट होती है बच्चों, और वो इजिली, जो ये अभी अपन ने बोला था इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स की मदद से अपनी जो गैसियस रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन को लेने की, CO2 को एक्सपेल आउट करने की, उसको फुलफिल कर लेती है, मैनेज कर लेती है बच्चों। तो आई थिंक अब किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चों, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, इफ देयर इज एनी डाउट पूछ लो बच्चों। क्लियर। तो बच्चों एक चीज और कब यहाँ पर कहूंगा मैं, डेट अनाउंस हो गई है, अभी तक टेंटेटिव डेट तो भैया ये है कि भाई 7 मई को, और ये मानना है कि 7 मई को हमारा एग्जाम है, पूरी तैयारी उस हिसाब से करो बच्चों। मैं खुद नीट दे चुका हूँ, खुद उसको एक बार में क्रैक कर चुका हूँ, वो भी अंडर 200 रैंक के साथ बच्चों, ऑल इंडिया रैंक मेरी 196 थी 12th क्लास के साथ, उस समय स्टेट PMT भी होती थी, उसमें 46 रैंक थी ओल्ड स्टेट रैंक, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जो भी आपको सजेशंस दूंगा, जो भी एडवाइस दूंगा वो गलत दूंगा, मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है बच्चों की ये जो लास्ट के मंथ्स होते हैं, जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाता है, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो 12th में हैं, है ना, उनके लिए अपना एक सरदर्द होता है कि यार बोर्ड्स भी देने हैं, एग्जाम्स भी, नीट भी देना है, कैसे मैनेज हुआ। और जो रिपीटर्स हैं उनका अपना दुखड़ा है, उनकी अपनी प्रॉब्लम से, है ना, कि भाई उनके ये स्ट्रेस रहता है कि मैं ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, तो एक सिलेक्शन प्रेशर अलग ही रहता है ना, रिलेटिव्स का, पेरेंट्स का एक रहता है, मैं कुछ भी कहूँ बट ये वास्तव में फैक्ट है कि रहता है, और मैं कितना भी कह लूँ, और आप देखते हो इतने सारे वीडियोस आप देखते हो कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मैंने स्ट्रेस नहीं लिया था, झूठ है, ये तो पॉसिबल नहीं कि स्ट्रेस नहीं हो। जब मैं दे रहा था मेरा भी पहला अटेम्प्ट में हो गया था, लेकिन पहला अटेम्प्ट में भी स्ट्रेस था, और स्ट्रेस नहीं है तो वो अब नॉर्मल है, स्ट्रेस होना तो नॉर्मल है ना। स्ट्रेस हो रहा है तो इसका मतलब ये शो करता है कि यू केयर अबाउट योर सिलेक्शन। लेकिन मैं एक और चीज कहूंगा, स्ट्रेस एक लिमिट तक होना ठीक होता है, उससे ज्यादा होता है तो फिर वो गलत है। तो स्ट्रेस को हैंडल करना हमें आना चाहिए पहली चीज, क्योंकि आगे भी आप देखो जिस प्रोफेशन में जा रहे हो उसमें ऐसी आए दिन सिचुएशंस आएगी जहां पर ये स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं है जो एग्जाम की वजह से आपको होता है ना। जब किसी इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल हो, आपके सामने वो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, आपको पता है कि उसकी सांसें कभी भी उखड़ सकती है, कभी भी वो मर सकता है, और उसकी ज़िंदगी और मौत दोनों आपके हाथ में है। आपने उस समय सही डिसीजन ले लिया, सही काम कर लिया तो वो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। तो आप सोच सकते हो उस समय क्या स्ट्रेस रहता होगा। तो जब आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो, ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि मेरे को ऐसे प्रोफेशन में जाना है, तो उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि भई अभी से उस चीज़ की तैयारी करो। ये एक तरह से पहला पड़ाव है उस प्रोफेशन के लिए तैयार होने का। ये जो स्ट्रेस इस समय आप फ़ील कर रहे हो, ये स्ट्रेस एक बार आपने हैंडल करना सीख लिया ना बच्चों, तो फिर लाइफ में मैं सिर्फ नीट एग्ज़ाम की बात या डॉक्टर के प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखना, अभी तो आपकी लाइफ की शुरुआत है। लाइफ में ऐसी-ऐसी चीज़ें आएगी, बट एक बार यदि आपने अपने आप को टफ सिचुएशंस में बैलेंस रखना सिखा लिया और सीख लिया, फिर बच्चों आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। ज़िंदगी की जंग में तो कभी फेल नहीं होगे। आगे बात समझ में, जो भी काम करोगे, चाहे डॉक्टर बनो, नहीं बनो, जहाँ भी जाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो पहली चीज़ तो बच्चों यही कि अननेसेसरी अनड्यू स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस को एक लिमिट तक मैनेज करने की, बैलेंस आउट रखने की जो एक आदत है बच्चों, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और वो आदत क्या है?
भी आपको खुद को ही, कोई और आपके स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर सकता, वो आपको खुद को ही करना होगा। और खुद को ऐसे ही करना होता है, रोज रात जब भी सोते हो तो खुद को समझाओ। सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस हम इसको कह सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन हम इसको कह सकते हैं बच्चों, है ना। अलग अलग टर्म्स इस थेरेपी के लिए यूज में लिए जाते हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अपने आप को समझाओ कि मैं कमजोर नहीं हूं, अपने आप को समझाओ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, अपने आप को समझाओ कि मैं कभी भी टूटूंगा नहीं, अपने आप को समझाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बैलेंस को नहीं लूज करूंगा। जब बच्चों बार बार आप अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग की एक टेंडेंसी है, जो चीज आप बार बार रिपीट करते हो हमारा दिमाग उसको आदत बना लेता है। हमारा दिमाग ये मान लेता है कि यार क्योंकि ये चीज बार बार हो रही है तो ये चीज सही है और मुझे इसको ही सही मानना है। जब बार बार आप अपने आप को मोटिवेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ऐसे फेज में चला जाएगा कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो वो आपको वीक होने नहीं देगा, क्योंकि वो ये मान चुका है कि तुम स्ट्रांग हो। वो मान चुका है कि तुम कुछ भी हो जाए अपने बैलेंस को नहीं लूज करोगे। वो मान चुका है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर वो तुमसे सब कुछ करवाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे बात समझो बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखो। तो अब बहुत क्रूशियल टाइम है, क्रिटिकल टाइम है, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कितना ही दिमाग खराब हो रहा हो, कितना ही मूड खराब हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, टेस्ट में कितने ही खराब नंबर आए हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी कई टेस्ट बिगड़े थे, मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे बच्चों एग्जाम के पहले, ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ के आसपास, जो जनवरी फरवरी तक चले थे। मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया था, इनफैक्ट मैं तो उस समय टेस्ट नहीं दे पाया था। और रिकवर होने के बाद जो मैंने टेस्ट दिए, क्योंकि 3-4 महीने का गैप आ गया तो टेस्ट बिगड़े भी सही, बट फिर भी मैंने हिम्मत रखी बच्चों, एग्जाम दिया, बोर्ड्स भी दिए, बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए। एग्जाम में आपको मैंने बताया है कि ऑल इंडिया रैंक 196 आई, एक अटेम्प्ट में नीट क्रैक करा, एमबीबीएस करी फ्रॉम द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान। तो बच्चों कुछ मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली मैटर क्या करेगा, द डे, है ना, नीट 7 मई, उस दिन क्या करते हो। तो पहली चीज कंटिन्यूटी, कुछ भी हो जाए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, कितना ही मूड खराब हो पढ़ना है तो पढ़ना है ना। और वो जो कहते हैं ना कई टॉपर्स के, आप इंटरव्यूज देखते हो, वीडियोस देखते हो, मैं तो सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ता था, फिर सब झूठ है, मैं साफ कह दूं, मैं भी टॉपर ही रहा हूँ। लेकिन आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स जो जरूरी है भाई, वो तो करने ही पड़ेंगे भाई। सिलेबस तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, सिलेबस करने के लिए जितने घंटे पढ़ना जरूरी है। आप कहो कि मैं उससे आधे घंटे पढ़ता था, पॉसिबल है ही नहीं भाई, वो सब झूठ बोलते हैं, एक तरह से मिसगाइड कर रहे हैं आपको। और जो मैं बहुत गलत मानता हूँ, भैया आपका सिलेक्शन हो गया, आपका तो हो गया, आप सेफ हो, तो फिर दुनिया को क्यों मिसगाइड कर रहे हो शो ऑफ के लिए, है ना। क्योंकि नॉर्मल बात बोलेंगे तो कोई वीडियो देखेगा नहीं उनका। ये एक चलन हो चुका है कि वीडियोस में ऐसा मसाला परोसो जो चाहे सही हो नहीं हो, बट मसाला चटकारेदार होना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, अलग होना चाहिए। अरे भाई अलग के चक्कर में क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो लोगों की, बच्चों, है ना बच्चों। तो देखो अब वो समय आ चुका है जहाँ कुछ भी हो जाए, एक दिन में आपको ये मान के चलिए 10 घंटे तो पढ़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, है ना। नहीं पढ़ते हो तो अब धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा एक ही दिन में बढ़ाओ, आधा आधा एक एक घंटा थोड़ा स्ट्रेच करो। 6 घंटे पढ़ते हो तो अगले दिन कोशिश करो 6.5, 2-3 दिन 6.5 पढ़ो, फिर आधा घंटा बढ़ाओ, ऐसे धीरे धीरे करके 10 घंटे के मार्क तक पहुंचो। जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हो भाई। इस समय खाने पीने नहाने, है ना, और सोने के अलावा सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, जूसेस और जो भी आपके लिए जरूरी है, सेहत के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो पीना जरूरी है, खाना जरूरी है ना, नहाना भी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ, सर्दियाँ बहुत है, आप लोग अवॉइड करते हो, लेकिन बेटा पढ़ाई अच्छी होती नहा लोगे तो। और रेस्ट करना भी जरूरी है, ये सारी चीज़ें जरूरी है। इसके अलावा सिर्फ जो सबसे जरूरी चीज़ है वो पढ़ाई होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं करना। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब रख दो अभी साइड में, है ना, बहुत समय मिलेगा सिलेक्शन के बाद। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं बच्चों, लास्ट तक पढ़ते रहोगे, नंबर ऑफ आवर्स कम से कम जो मिनिमम है वो देते रहोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अपना आपको मोटिवेटेड रखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, किसी भी तरह की ज़रूरत हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, है ना, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बोल दिया, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो बच्चों, वहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो बायोलॉजी का, वहाँ अपना टेक्स्ट छोड़ दो, जैसे मुझे समय मिलता है बच्चों मैं रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पर। कई बार हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, 5-7 घंटे बाद, या आपने सुबह डाला तो कई बार शाम को, क्योंकि बच्चों मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं एज ए डॉक्टर भी एक्टिव हूँ, है ना।
मेरी एमडी है बच्चों एनेस्थीसिया में, एमबीबीएस के बाद मैंने एमडी भी करी, एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी वर्क कर रहा हूँ। मेरा खुद का हॉस्पिटल है बच्चों, वहाँ पर मैं पेन मैनेजमेंट जो एक ब्रांच होती है, एज अ पेन फिजिशियन मैं वहाँ पर लोगों को, पेशेंट्स को देखता हूँ, बच्चों ओपीडी करता हूँ, प्रोसीजर्स करता हूँ। तो थोड़ा सा कई बार ये हो जाता है कि हाँ कि भी हो सकता है आपने सुबह 10-11 बजे डाला। वैसे तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई जब भी आप कोई भी क्वेरी डालते हो तो मैं जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कार में बैठा हूँ, तो उस समय मैं ये सारी चीज़ें निपटा देता हूँ आप लोगों की। लेकिन फिर भी कई बार व्यस्तता के कारण ऐसा हो जाता है कि भाई हाँ, शाम को थोड़ा सा लेट फ्री होने के बाद मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई डाउट डाला और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। कोई वैसे मिस हो गया अलग बात हो, है ना, कि मैं देख ही नहीं पाया मैसेजेस में कई बार। बट यदि मेरी नज़र किसी डाउट पे पड़ गई है, मैं रोजाना चेक करता हूँ, दिन में 3-4 बार चेक करता हूँ कि हाँ भाई टेलीग्राम ग्रुप पे किसी बच्चे का कोई एकेडमिक डाउट, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट या वैसे भी कोई डाउट तो नहीं आया ना। बच्चे पर्सनली भी मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं कभी किसको मना नहीं करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि बच्चे टेक्स्ट ड्रॉप कर देते हैं और मैं अकॉर्डिंगली उनको समय देता हूँ कि भाई इस समय आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल हो चाहे एकेडमिक को, मैं डिस्कस करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसको रिजॉल्व भी कर सकूँ। ठीक है, तो चाहे आप जोश और जुनून बेच के सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं हैं, आप मेरे से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, आप मेरे से पढ़े हुए नहीं पढ़ रहे हो, या आप आगे पढ़ना चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको लगता है कि सर से बात करके मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू यू बच्चों, है ना। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसको यहीं हम वाइंड अप करेंगे। मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होता है बच्चों। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल में, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक, और फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एक एक टाइप को हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो कुछ लेक्चर्स में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फोटोसिंथेसिस। कल जो लाइव क्लासेस है बच्चों, 2 लाइव क्लासेस है, एक मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में जो क्लास है दैट इज ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। उसमें आई थिंक 8 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 9th लेक्चर होगा। जो कल का लेक्चर उसमें हम इंटर जेनिक इंटरेक्शंस की बात करने वाले हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस जो होते हैं, मतलब हम इंट्रा जेनिक इंटरेक्शंस पढ़ चुके हैं बच्चों। एक ही जीन के डिफरेंट एलील्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हो सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हमने बात करी, कोडोमिनेंस की हमने वहाँ बात करी थी, मल्टीपल एलिलिज्म की बात करी थी, लिथल जीन्स की बात करी थी, प्लियोट्रोपिज्म की बात करी थी बच्चों। अब आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, इंटरजेनिक इंटरेक्शंस, यानी कि अलग अलग डिफरेंट जीन्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, डिफरेंट जीन्स के एलील्स के बीच में, यानी कि नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस की हम बात करेंगे। शाम को जो लाइव लेक्चर होगा बच्चों कल 7:30 बजे, सुबह का जो लाइव लेक्चर है वो 8 बजे से बच्चों, शाम का जो लाइव लेक्चर है वो 7:30 बजे को होगा, और उसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक तरह से 3 यूनिट्स इस समय पैरेलल में चल रही है। एक इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स वाली यूनिट जिसमें इवोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट आज स्टार्ट हमने करी है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन प्लांट्स, आज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डायरेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रीदिंग कर चुके हैं, बॉडी फ्लूइड्स कर चुके हैं, लोकोमोशन, 4 चैप्टर साथ में से हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर अभी हमारा चल रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद बच्चों हम केमिकल कोऑर्डिनेशन ले लेंगे, लास्टली एक्सक्रीशन खत्म करेंगे। ठीक है, तो जर्नी चलती रहेगी जब तक कि आपका सपना डॉक्टर बनने का ड्रीम मेरी तरफ पूरा न हो सके। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।